नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज तारीख 19 नवंबर 2025, दिन बुधवार है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19 नवंबर को आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। यात्रा की शुरुआत पुट्टपर्ती से होगी, जहां वे भगवान श्री सत्य साई बाबा की महासमाधि पर श्रद्धांजलि देंगे और उनके शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। यहाँ प्रधानमंत्री बाबा के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे। इसके बाद पीएम कोयम्बटूर पहुंचेंगे और दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसी मंच से वे देश भर के 9 करोड़ किसानों के लिए पीएम किसान की 21वीं किस्त यानी 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जारी करेंगे। यह शिखर सम्मेलन टिकाऊ और रासायन मुक्त खेती को बढ़ावा देने के साथ 50,000 से अधिक किसानों को नए अवसर और बाजार से जोड़ने का बड़ा मंच साबित होगा। साल 2026 की शुरुआत खगोलीय रूप से बेहद खास रहने वाली है। नए साल में 2 बड़े ग्रहणों का अनोखा संयोग बन रहा है। पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 को लगेगा, तो एक शानदार रिंग ऑफ फायर का नजारा दिखाएगा। हालांकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन अंटार्कटिका, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा। इसके बाद 3 मार्च 2026 को फाल्गुन पूर्णिमा और होली के दिन लगेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण। यह 20 मिनट का खंडग्रास चंद्र ग्रहण भारत में पूरी तरह दिखाई देगा, इसलिए सूतक काल भी मान्य होगा। यह ग्रहण एशिया, ऑस्ट्रेलिया और दोनों अमेरिका में भी नजर आएगा। नए साल की शुरुआत ही ऐसे दुर्लभ खगोलीय नजारों से होने वाली है। ओडिया म्यूजिक इंडस्ट्री से बेहद दुखद खबर सामने आई है। सिर्फ 36 साल की उम्र में लोकप्रिय सिंगर हुमायूं सागर का एम्स भुवनेश्वर में निधन हो गया। पिछले कई दिनों से वह निमोनिया, लिवर फेलियर, मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शंस जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ रहे थे। सोमवार रात 9:08 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके अचानक निधन से फैंस और संगीत जगत सदमे में है। सोशल मीडिया पर लोग नम आंखों से उन्हें याद कर रहे हैं। सीएम मोहन चरण मांझी ने भी गहरा शोक जताते हुए कहा कि हुमायूं सागर का जाना ओडिया संगीत जगत की बड़ी क्षति है। इतने कम उम्र में इतने टैलेंटेड कलाकार का दुनिया से जाना सबको हिला गया है। सोने चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर। शादियों के सीजन में लगातार चौथे दिन दोनों धातुओं के दाम भारी गिरावट के साथ नीचे आ गए। 24 कैरेट सोना आज 1558 रुपए सस्ता होकर 1,21,366 प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि ऑल टाइम हाई से अब तक सोना 9,508 रुपए टूट चुका है। चांदी भी नहीं रुकी। आज 3,383 रुपए की गिरावट के साथ 1,51,850 प्रति किलो पर खुली और हाई लेवल से अब तक 26,250 सस्ती हो गई। 23, 22 और 18 कैरेट में भी अच्छी खासी कमी देखने को मिली है। शादी ब्याह के बीच एक गिरावट खरीदारों के लिए बेहतरीन मौका मानी जा रही है। मार्केट में आगे क्या होगा, सभी की नजरें अब इसी पर टिक गई है। बिहार बोर्ड की इंटर और मैट्रिक 2026 की सेंटअप परीक्षा आज 19 नवंबर से शुरू हो रही है, जो छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी में पास होने पर ही वे मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। इंटर की थ्योरी परीक्षा 19 से 26 और प्रैक्टिकल 27 से 29 नवंबर तक होगी। मैट्रिक के सेंटअप 19 से 22 नवंबर जबकि प्रैक्टिकल 24 नवंबर को होगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य है। बोर्ड ने साफ कहा है कि सेंटअप में फेल या अनुपस्थित रहने वाले छात्रों को एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। परीक्षा 2 शिफ्टों में होगी, सुबह 9:30 से 11:15 और दोपहर 2 से 5:15 बजे तक। विद्यालयों को परिणाम 2 दिसंबर तक डीईओ ऑफिस में जमा करना अनिवार्य है। सऊदी अरब में हुए दर्दनाक बस हादसे ने सभी को झकझोर दिया। उम्रा यात्रा पर गई बस डीजल टैंकर से टकरा गई और देखते ही देखते आग का गोला बन गई, जिसमें 46 यात्रियों में से सिर्फ एक इंसान मोहम्मद अब्दुल शोएब ही जीवित बच पाए। शोएब ड्राइवर की सीट के पास बैठे थे और हादसे के बाद खिड़की से कूदकर किसी तरह बाहर निकल आए। बाकी यात्री गहरी नींद में थे और बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। शोएब की हालत गंभीर है और उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। उनके परिवार ने बताया कि सुबह फोन कर उन्होंने बस इतना कहा, मैं किसी तरह बच गया, बाकी सब जल गए। यह हादसा पूरी तरह दिल दहला देने वाला है। बांग्लादेश एक बार फिर उथल पुथल में है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद ढाका की सड़कों पर भारी विरोध शुरू हो गया है। आवामी लीग के समर्थक जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और कई जगह पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। अंतरिम सरकार और सेना पर राजनीतिक बदले का आरोप लगाते हुए आवामी लीग ने 2 दिन के देशव्यापी बंद का ऐलान किया है। खास बात यह है कि पिछले वर्ष हुए हिंसक विद्रोह के मामले में हसीना सहित पूर्व गृह मंत्री को भी दोषी ठहराया गया था। फैसले के बाद बांग्लादेश में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है।
महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर गर्म है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार पर 500 करोड़ रुपए के अस्पताल घोटाले का आरोप लगाया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया का दावा है कि बीएमसी का शताब्दी अस्पताल पीपीपी मॉडल के जरिए पवार के रिश्तेदारों को दिया जा रहा है। यह मामला उस समय उभरा है जब अजित पवार पहले से ही अपने बेटे पार्थ पवार से जुड़े पुणे भूमि विवाद को लेकर घिरे हुए हैं। दमानिया का आरोप है कि अस्पताल की बोली पवार परिवार से जुड़े ट्रस्ट ने लगाई है। विपक्ष लगातार मुखर है, जबकि सरकार का कहना है लिखित शिकायत आने पर ही कार्रवाई होगी। ये विवाद महाराष्ट्र की राजनीति में नई हलचल पैदा कर रहा है। उत्तराखंड में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लखपति दीदी योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। अभी तक 1,63,000 महिलाएं इस स्कीम के तहत लखपति बन चुकी है। अब सरकार का नया लक्ष्य है 1.25 लाख और महिलाओं को लखपति बनाना। ग्राम्य विकास सचिव धीरज गर्ब्याल ने बताया कि 2025-26 में 1,20,000 अतिरिक्त महिलाओं को रोजगार और आजीविका गतिविधियों से जोड़कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। राज्य में 68,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह और 5 लाख महिलाएं पहले से काम कर रही है। योजना की बेहतरी के लिए पर्यटन विभाग को भी जोड़ा जाएगा और महिलाओं को प्रशिक्षण, मार्केटिंग और तकनीक सहायता देकर उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाया जाएगा। यूट्यूबर अरमान मलिक एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह बेहद चिंताजनक है। अरमान ने खुलासा किया है कि उन्हें पिछले 1 महीने से जान से मारने की धमकियां मिल रही है। इतना ही नहीं, धमकी देने वाले शख्स ने उनके बच्चों को भी नुकसान पहुंचाने की बात कही है। अरमान ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी कर पंजाब पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने धमकी की ऑडियो क्लिप भी साझा की, जिसमें आरोपी कहता है, तेरे बच्चों को पहले गोली लगेगी फिर तुझे। यह सुनकर अरमान खुद भी स्तब्ध है और तुरंत कार्रवाई की अपील कर रहे हैं। अरमान ने कहा कि परिवार बेहद डरा हुआ है और पुलिस से उम्मीद है कि जल्द कार्रवाई होगी। सबसे बड़ी खबर है बिहार की नई सरकार को लेकर। विधानसभा चुनाव के बाद अब शपथ ग्रहण की तैयारी पूरी हो चुकी है। 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार शपथ लेंगे, जहां पीएम मोदी और कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। करीब 1 लाख लोगों की भीड़ जुटने की उम्मीद है। सरकार गठन का फार्मूला भी लगभग तय हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी को मिलेगा और 2 उप मुख्यमंत्री भी बीजेपी कोटे से होंगे। चिराग पासवान की पार्टी को डिप्टी सीएम पद मिलने की संभावना अब बेहद कम हो गई है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बदलाव दिखने वाला है। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं किसानों के लिए बड़ी खबर है। 19 नवंबर बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी 2-2 हजार रुपए की किस्त जारी करेंगे, लेकिन ध्यान रहे हर किसान के खाते में पैसा नहीं आएगा। जिन किसानों ने अब तक KYC नहीं कराई, बैंक आधार लिंक नहीं किया या जिनकी बैंक डिटेल गलत है, उनकी किस्त अटक सकती है। इसके अलावा जिन किसानों ने जमीन का वेरिफिकेशन पूरा नहीं किया है या दस्तावेज गलत अपलोड किए हैं, उनका नाम भी लिस्ट से हट सकता है। अब सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री को अनिवार्य कर दिया है, यानी सिर्फ पीएम किसान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन काफी नहीं है। किसान भाई CSC सेंटर या अपने राज्य के कृषि पोर्टल से तुरंत रजिस्ट्री करवा ले, वरना किस खाते में नहीं आएगी। बिहार में एनडीए की बड़ी जीत के बाद सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक नई सरकार में बीजेपी के 15-16 और जेडीयू के करीब 14 मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। 243 सीटों में से एनडीए ने 202 सीटों पर कब्जा किया है, जिसमें बीजेपी 90 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। शपथ ग्रहण 19 या 20 नवंबर को होने की संभावना है। फिलहाल दोनों दल नए चेहरों को लेकर मंथन में जुटे हैं। दूसरी तरफ आरजेडी में हार के बाद घमासान जारी है। रोहिणी आचार्य के बाद शिवानंद तिवारी ने भी तेजस्वी यादव पर सवाल उठाए हैं। अगले कुछ दिन बिहार की राजनीति के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं। कौन मंत्री बनेगा और आरजेडी की अंदरूनी लड़ाई कहां तक जाएगी, सबकी नजर इसी पर है। बांग्लादेश में हालत बेहद तनावपूर्ण है, क्योंकि आज अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ चले रहे मानवता के विरुद्ध अपराधों के मामले में विशेष ट्रिब्यूनल अपना फैसला सुनाने वाला है। ढाका में सुरक्षा चरम पर है और पुलिस को साफ आदेश दिया है कि अगर प्रदर्शनकारी हिंसक हुए तो सीधे गोली मारने की कार्रवाई की जाए। अभियोजन पक्ष ने हसीना के लिए मृत्युदंड की मांग दोहराई है और दोषियों की संपत्ति जब्त कर उसे पिछले साल के हिंसक प्रदर्शनों में मारे गए लोगों के परिवारों को देने की बात कही है। फैसले से पहले राजधानी में तनाव इतना अधिक है कि बड़े पैमाने पर बल तैनात किए गए हैं। आज का दिन बांग्लादेश की राजनीति और सुरक्षा स्थिति के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। लद्दाख के लेह में सोमवार तड़के 3:15 बजे भूकंप का हल्का झटका महसूस किया गया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.7 दर्ज की गई है और इसका केंद्र जमीन की सतह से 10 किलोमीटर की गहराई पर था। हिमालय क्षेत्र 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के मिलने वाले हिस्से पर स्थित है, इसलिए यहाँ भूकंप आना आम बात है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर भूकंप का केंद्र कम गहराई पर हो तो कंपन ज्यादा महसूस होता
होता है और खतरा भी बढ़ जाता है, जबकि गहराई ज्यादा हो तो नुकसान अपेक्षाकृत कम होता है। फिलहाल लेह में किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन लोग सतर्क है और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो चुकी है। एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद अब 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। एनडीए ने 243 में से 202 सीटें जीतकर बड़ा बहुमत हासिल किया है। नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की अंतिम बैठक बुलाई है, जिसमें विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव पास किया जाएगा। इसके बाद वे राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे और फिर जेडीयू, बीजेपी और एनडीए विधानमंडल दल की बैठकें होंगी। इन बैठकों में नए नेता का चयन किया जाएगा। अभी स्पष्ट नहीं है कि मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार लेंगे या कोई अन्य चेहरा सामने आएगा। लालू प्रसाद यादव के परिवार में बढ़ते विवाद का यूपी कनेक्शन अब साफ होता दिख रहा है। इससे पूरे विवाद में सबसे ज्यादा चर्चा में है रमीज नेमर, जो पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद हैं। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने खुद उनके नाम का जिक्र किया, जिसके बाद मामला और गर्म हो गया। रमीज बलरामपुर का रहने वाला है और 2022 में तुलसीपुर के पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी है। इसी केस में उसकी पत्नी जेबा और ससुर रिजवान जहीर भी आरोपी है। जमानत पर बाहर आने के बाद रमीज बिहार में राजद का सोशल मीडिया प्रबंधन संभाल रहा है। रमीज पर एनएसए और गैंगस्टर एक्ट भी लग चुका है, जिसमें विवाद और गहराता जा रहा है। यूपी में सर्दी ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत कर दी है। नवंबर में ही शीतलहर का असर दिखने लगा है और दिसंबर के पहले हफ्ते से कड़कड़ाती ठंड शुरू होने वाली है। कानपुर लगातार प्रदेश का सबसे ठंडा शहर बना हुआ है, जहां रात का तापमान 7 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी और दक्षिणी यूपी में अगले 1-2 दिन शीतलहर तेज रहेगी। पहाड़ों पर अक्टूबर में हुई भारी बर्फबारी और लगातार बारिश के कारण इस बार ठंड जल्दी और ज्यादा पड़ रही है। अगले 48 घंटे में हवा की दिशा बदल सकती है, लेकिन धूप के बावजूद सुबह शाम कोहरा और धुंध परेशान करेंगे। कुल मिलाकर यूपी में अब असली सर्दी दस्तक दे चुकी है। दिल्ली में व्यावसायिक वाहनों के लिए टोल भुगतान अब और आसान होने जा रहा है। एमसीडी जल्द ही अपने टोल सिस्टम में फास्टैग लागू करने की तैयारी कर रही है, जिससे ड्राइवरों को 2 अलग-अलग आरफीड टैग रखने की झंझट नहीं होगी। पहले एमसीडी टोल और ईसीसी वसूली के लिए अलग टैग रिचार्ज करने पड़ते थे, लेकिन अब एक ही फास्टैग से काम हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क को मंजूरी दिए जाने के बाद एमसीडी ने यह बड़ा कदम उठाया है। अब छूट श्रेणियां हटने से सभी व्यावसायिक वाहन फास्टैग से जोड़ दिए जाएंगे। NHAI से बातचीत चल रही है और नए टेंडर में फास्टैग सिस्टम को शामिल किया जाएगा। इस फैसले से हजारों ड्राइवरों को बड़ी राहत मिलेगी और टोल प्लाजा पर समय की भी बचत होगी। हरियाणा में इस बार सर्दी ने तय समय से पहले ही दस्तक दे दी है। राज्य के 18 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया, जबकि हिसार सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम पारा 6.8 डिग्री दर्ज किया गया। महेंद्रगढ़ भी 6.9 डिग्री के साथ हिटूरन में पीछे नहीं रहा। मौसम विभाग का कहना है कि हिमाचल में ताजी बर्फबारी के बाद चल रही बेहद ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाओं ने हरियाणा का तापमान औसत से करीब 4 डिग्री नीचे कर दिया है। कई जिलों में तो दिन का तापमान भी सामान्य से काफी कम रिकॉर्ड हुआ। यमुनानगर में अधिकतम तापमान सिर्फ 23.5 डिग्री रहा। 19 नवंबर से मौसम और बदल सकता है तथा ठंड का असर और तेज महसूस होगा। नेपाल में राजनीतिक हलचल के बीच अब चुनाव की तारीखें तय हो गई है। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि 20 जनवरी 2026 को नामांकन होंगे और 5 मार्च 2026 को मतदान कराया जाएगा। हाल ही में हुए जेएनजेड के हिंसक प्रदर्शनों, जिसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ और सोशल मीडिया बैन हटाने की मांग उठी थी, इसमें 76 लोगों की मौत के बाद हालत बिगड़ गए थे। इसके बाद 12 सितंबर को सुशीला कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। संविधान के मुताबिक प्रतिनिधि सभा की 165 सीटों पर प्रत्यक्ष चुनाव होता है। 23 जनवरी नाम वापसी की आखिरी तारीख तय की गई है। नेपाल अब एक शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया की ओर बढ़ रहा है और दुनिया की निगाहें इसी पर टिकी है। भारत में कारोबार को आसान बनाने के लिए अब राज्य स्तर पर बड़े बदलाव शुरू हो गए हैं। देश के कई राज्य जैसे मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा 23 अहम रिफॉर्म्स पर तेजी से काम कर रहे हैं। इन सुधारों में जमीन और श्रम से जुड़े नियमों को आसान बनाना, बेवजह की कंप्लेंट्स जांच को कम करना और मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट की मंजूरी शामिल है। केंद्र ने पिछले 11 साल में बिजनेस सुधारों की मजबूत नींव रखी
की और अब बारी राज्यों की है, जो मैन्युफैक्चरिंग और उद्योगों को नई रफ्तार दे सकते हैं। महिलाओं को नाइट शिफ्ट की अनुमति, दुकानों के लिए बड़े कार्य घंटे और उद्योगों के लिए आसान भूमि नियम जैसे कदम निवेश और रोजगार को बढ़ावा देंगे। भारत अब बिजनेस रिफॉर्म के नेक्स्ट लेवल में प्रवेश कर चुका है। भारत को समुद्र की सुरक्षा के लिए नया स्वदेशी रक्षक मिलने जा रहा है। पनडुब्बी रोधी युद्धपोत माहे कोचिन शिपयार्ड में बने इस उतले जलयान का चलावरण 24 नवंबर 2025 को होगा। इसकी सबसे बड़ी ताकत है कि इसे 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री से तैयार किया गया है, जो आत्मनिर्भर भारत की बड़ी उपलब्धि है। आकार में छोटा होने के बावजूद माहे बेहद तेज, सटीक और एडवांस तकनीक वाला जहाज है। इसे पनडुब्बियों का पता लगाने, तटीय इलाकों में गश्त करने और समुद्री रास्तों की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। इसका नाम मालाबार तट के ऐतिहासिक शहर माहे पर रखा गया है और इसके प्रतीक पर कलारीपयट्टू की प्रसिद्ध उरुमी तलवार अंकित है, जो इसकी चपलता और ताकत को दर्शाती है। यह जहाज उतले पानी में भी शानदार ऑपरेशन क्षमता रखता है। धीरे धीरे धर्मेंद्र की तबीयत में सुधार नजर आ रहा है और देओल परिवार अब उनके 90वें जन्मदिन को खास बनाने की तैयारी में जुट गया है। हिमान धर्मेंद्र इस समय घर पर ही रिकवर कर रहे हैं। ब्रिज कैंडी अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उनकी सेहत में लगातार सुधार बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछली तबीयत बिगड़ने के बाद अब उनकी हालत स्थिर है। ईशा देओल ने अपने 2 नवंबर के जन्मदिन की पार्टी पिता की सेहत को देखते हुए रद्द कर दी थी और अब परिवार दोनों के बर्थडे साथ मनाने की सोच रहा है। 8 दिसंबर को धर्मेंद्र 90 साल के हो जाएंगे। डॉक्टरों ने भी हाल ही में उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी है। हालांकि मेडिकल टेस्ट की डिटेल्स सामने नहीं आई है। चीन ने अंतरिक्ष में भेजे गए 4 चूहों को आखिरकार धरती पर वापस ला लिया है। 2 नर और 2 मादा चूहे लंबे समय तक कक्षा में इसलिए रहे क्योंकि उनके वापसी यान को नुकसान पहुंच सकता था। लौटते ही इन्हें वैज्ञानिकों को सौंप दिया गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि अंतरिक्ष का असर छोटे जानवरों पर कैसा पड़ता है। शुरुआती रिपोर्ट बताती है कि अंतरिक्ष में चूहों ने कम खाना खाया लेकिन पानी ज्यादा पिया। वैज्ञानिकों का कहना है कि भारहीनता और सीमित जगह का असर समझने के लिए यह मिशन बेहद अहम रहा। चूहों पर 24 घंटे निगरानी रखी गई और वे जल्द ही माइक्रोग्रेविटी वातावरण में ढल गए। यह प्रयोग भविष्य में जीव विज्ञान से जुड़े अंतरिक्ष मिशनों की दिशा तय करेगा। बिहार में नई सरकार गठन को लेकर हलचल तेज होती दिख रही है। एनडीए ने इस बार भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और उनकी साफ सुथरी छवि के साथ जनहित योजनाओं का गठबंधन को बड़ा फायदा मिला। हालांकि चर्चा यह भी है कि क्या अगली सरकार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश ही बैठे रहेंगे। 243 सीटों वाली विधानसभा में एनडीए को 202 सीटों की ऐतिहासिक जीत मिली है, जो बहुमत से काफी आगे है। वही महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गया। इस बीच रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना में नीतीश कुमार से मुलाकात की। उनकी पार्टी इस बार 19 सीटें जीतकर उभरी है। मुलाकात के बाद चिराग ने तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि उन्होंने नीतीश कुमार को एनडीए की प्रचंड जीत की बधाई दी। किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। देश भर के करोड़ों किसानों को 19 नवंबर को अगली किस्त मिलने वाली है। इस योजना में साल भर में 6,000 रुपए 3 किस्तों में आज किसानों के खातों में भेजे जाते हैं और अब तक 20 किस्तें जारी हो चुकी है। पिछली बार 9.7 करोड़ किसानों को 20,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। 21वीं किस्त पाने के लिए किसानों का ई-KYC पूरा होना जरूरी है। जिनकी ई-KYC अधूरी रही, उनकी पिछली किस्त रुक गई थी। ऐसे किसानों को अब एक साथ 4,000 रुपए मिलेंगे। 20वीं और 21वीं किस्त जोड़कर किसान अपने नाम की पुष्टि pmkisan.gov.in पर जाकर बेनिफिशियरी लिस्ट में कर सकते हैं। काराकाट सीट पर मिली हार के बाद पवन सिंह की पत्नी और निर्दलीय उम्मीदवार ज्योति सिंह ने चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि मतदान के दौरान ईवीएम मशीनें बार बार खराब कराई गई और वोटिंग को जानबूझकर धीमा किया गया। ज्योति सिंह का दावा है कि वे निर्दलीय होते हुए भी सभी पर भारी पड़ रही थी, इसलिए गड़बड़ी की गई। उन्होंने यह भी कहा कि गिनती के दौरान उनके समर्थकों पर लाठीचार्ज कराया गया, जिसका जवाब प्रशासन को देना चाहिए। ज्योति सिंह ने चुनाव आयोग से काराकाट में दोबारा मतदान कराने की मांग की है और कहा कि अपने समर्थकों के लिए जेल भी जाना पड़े तो पीछे नहीं हटेंगी।
बिहार चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी ने बड़ा कदम उठाते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरा के पूर्व सांसद आर.के. सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। उन पर अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों के गंभीर आरोप लगे थे। चुनाव के दौरान आर.के. सिंह ने कई बार नीतीश सरकार और पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए, जिससे बीजेपी की छवि पर असर पड़ा। उन्होंने हाल ही में प्रशांत किशोर के बयानों का भी समर्थन किया था, जिससे पार्टी ने संगठनात्मक लाइन के खिलाफ माना। सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब आर.के. सिंह ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, अनंत सिंह और सूरजभान सिंह को हत्या का आरोपी बताया। उन्होंने सरकार पर 62,000 करोड़ के बिजली घोटाले और अडानी समूह से महंगी दरों पर बिजली खरीदने का आरोप भी लगाया। तिरुवनंतपुरम में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां आरएसएस कार्यकर्ता आनंद के थम्पी ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार वे अपने घर के पास बने शेड में फांसी से लटके मिले। माना जा रहा है कि आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी का टिकट न मिलने से वे गहरी निराशा में थे। थम्पी त्रिकन्नापुरम वार्ड से बीजेपी प्रत्याशी बनने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन सूची में नाम न मिलने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर स्वतंत्र उम्मीदवार बनने की घोषणा भी कर दी थी। आत्महत्या से पहले उन्होंने दोस्तों को एक व्हाट्सएप संदेश भेजा, जिसमें आरएसएस और बीजेपी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए और दावा किया कि कुछ स्थानीय नेता रेत माफिया से जुड़े हैं। दोस्तों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल में उनकी मौत हो गई। बीजेपी राज्य अध्यक्ष ने घटना पर दुख जताते हुए जांच की बात कही है। उधर शिवसेना ने दावा किया कि थम्पी टिकट न मिलने के बाद उनके संपर्क में आए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर से आयात होने वाले कई उत्पादों पर लगाए गए टैरिफ को अचानक वापस लेने का फैसला किया है। बीफ, कॉफी और कई ट्रॉपिकल फलों सहित कई वस्तुओं पर अमेरिकी शुल्क हटाने का ऐलान उन्होंने शुक्रवार को किया। माना जा रहा है कि बढ़ती महंगाई और उपभोक्ता कीमतों पर दबाव को देखते हुए ट्रंप प्रशासन को यह कदम उठाना पड़ा। डेमोक्रेट्स ने कहा कि ट्रंप ने आखिर स्वीकार कर लिया कि उनके टैरिफ से अमेरिकी लोगों की जेब पर बोझ बढ़ रहा था। ट्रंप का दूसरा कार्यकाल अब तक भारी आयात शुल्क पर आधारित रहा है, जिसका उद्देश्य घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना था। लेकिन हाल के चुनाव में मतदाताओं ने आर्थिक मुद्दों को सबसे बड़ी चिंता बताया और कई राज्यों में डेमोक्रेट्स को भारी समर्थन मिला। ऐसे में यह नीति बदलाव बेहद अहम माना जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने करोड़ों ग्राहकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। बैंक ने घोषणा की है कि 1 दिसंबर 2025 से उसका लोकप्रिय एम कैश फीचर पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। 30 नवंबर 2025 के बाद ऑनलाइन एसबीआई और योनो लाइट पर एम कैश भेजने या क्लेम करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। डिजिटल पेमेंट के बढ़ते चलन के बीच यह बदलाव कई ग्राहकों के बैंकिंग तरीके को प्रभावित कर सकता है। एम कैश एक ऐसा फीचर था जिसके जरिए ग्राहक बिना बेनिफिशियरी रजिस्टर किए सिर्फ मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से पैसे भेज सकते थे। छोटे और तुरंत ट्रांसफर के लिए यह बेहद आसान विकल्प था, लेकिन एसबीआई ने इसे हटाकर अब ग्राहकों को यूपीआई, आईएमपीएस, एनईएफटी और आरटीजीएस जैसी सुरक्षित और आधुनिक विकल्प इस्तेमाल करने की सलाह दी है। एम कैश बंद होने के बाद ग्राहक भीम एसबीआई पे, आईएमपीएस या अन्य डिजिटल माध्यमों से पैसे भेज सकेंगे। हालांकि ये विकल्प ज्यादा सुरक्षित और तेज है, लेकिन एम कैश के आदि कुछ उपयोगकर्ताओं को शुरुआत में दिक्कत हो सकती है। आधार कार्ड की बायोमेट्रिक डिटेल्स अपडेट कराना अब अगले 1 साल तक पूरी तरह फ्री हो गया है। यूएडीएआई ने बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि अब 5 साल और 15 साल की उम्र वाले बच्चों के आधार में बायोमेट्रिक अपडेट कराने पर कोई फीस नहीं लगेगी। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग समय पर अपने आधार को अपडेट करा सकें। ध्यान रहे, 5 और 15 साल का होने पर बच्चों के फिंगरप्रिंट्स, आइरिस और फोटो अपडेट कराना अनिवार्य है। यूआईडीएआई ने इस प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए बिहेवियरल इनसाइट्स लिमिटेड के साथ साझेदारी की है, ताकि बच्चों और युवाओं को समय पर अपडेट कराने के लिए प्रेरित किया जा सके। यह छूट 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी और इससे लगभग 6 करोड़ बच्चों को फायदा मिलने का अनुमान है। आधार अपडेट से भविष्य में किसी भी सेवा या लाभ को पाने में परेशानी नहीं होगी। आरबीआई ने गोल्ड लोन पर ऐसा मास्टर स्ट्रोक मारा है जिससे अब गोल्ड लोन का पूरा खेल बदल जाएगा। अब बैंक या एनबीएफसी सिर्फ उसी व्यक्ति को लोन देंगे जो सोने का असली मालिक होगा, यानी किसी और के सोने को गिरवी रखकर दोबारा लोन लेने का धंधा बंद। यह फैसला उन बेचौलियों और मनी लेंडरों की कमाई पर सीधा ब्रेक है जो लोगों के सोने से खेल करते थे। आरबीआई का लक्ष्य है पारदर्शिता, सुरक्षा और कम जोखिम। नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। बैंकों को अब हर सोने के स्वामित्व की सख्त जांच करनी होगी। देश में गोल्ड लोन अब सुरक्षित और साफ सिस्टम की ओर बढ़ रहा है।
चीन की अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ा झटका लगा है। अक्टूबर के आंकड़ों ने साफ कर दिया है कि ड्रैगन की चमक फीकी पड़ रही है। फैक्ट्री आउटपुट सिर्फ 4.9% और रिटेल सेल्स 2.9%, यानी एक साल की सबसे धीमी रफ्तार। चीन का पुराना फॉर्मूला बड़े पैमाने पर निर्यात और भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश अब फेल हो चुका है। अमेरिका की टैरिफ वॉर, घरेलू मांग में गिरावट और निवेश में सुस्ती ने चीन की ग्रोथ को डुबाना शुरू कर दिया है। सिंगल्स डे जैसी सबसे बड़ी सेल भी ग्राहकों को नहीं खींच सकी। साफ है, ड्रैगन की ग्रोथ अब ढलान पर है। बुलेट ट्रेन को लेकर अब सबसे बड़ी खुशखबरी आने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी आज 15 नवंबर को खुद गुजरात जाकर सूरत की निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन का निरीक्षण करेंगे और पूरे प्रोजेक्ट की रफ्तार का रिव्यू करेंगे। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में अब तक 326 किलोमीटर वायाडक्ट तैयार हो चुका है और 25 में से 17 नदी पुल पूरे हो गए हैं, यानी काम तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। यह प्रोजेक्ट पूरा होते ही मुंबई से अहमदाबाद की दूरी सिर्फ 2 घंटे में तय होगी। साथ ही व्यापार, पर्यटन और रोजगार तीनों में बड़ा बूस्ट मिलेगा। यह भारत की ट्रांसपोर्ट क्रांति की सबसे बड़ी छलांग मानी जा रही है। दोस्तों, बिहार चुनाव में इस बार सचमुच गर्दा उड़ गया। एनडीए ने डबल सेंचुरी लगाकर ऐतिहासिक जीत हासिल और भाजपा राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत को वंशवाद पर विकास की जीत बताया और कहा कि बिहार ने साफ संदेश दे दिया है, अब जंगल राज की वापसी कभी नहीं होगी। इस बार दोनों चरणों में रिकॉर्ड मतदान हुआ और जनता ने विकास के एजेंडे पर भरोसा जताया। पीएम मोदी का दावा है कि नई सरकार के साथ बिहार अगले 25 साल की स्वर्णिम यात्रा की ओर बढ़ चुका है। दोस्तों, बिहार चुनाव के नतीजों में जहां एनडीए ने प्रचंड बहुमत हासिल किया, वहीं कई सीटों पर मुकाबला इतना कांटे का रहा कि जीत हार का फर्क 500 से भी कम रहा। अगिआंव, बलरामपुर, ढाका, फारबिसगंज, नबीनगर और रामगढ़ जैसी सीटों पर मार्जिन बेहद मामूली रहा। सबसे रोमांचक नतीजे संदेश सिटी से आए, जहाँ जीत का अंतर सिर्फ 27 वोट रहा, पूरे बिहार में सबसे कम। अगिआंव में भी मार्जिन सिर्फ 95 वोट का रहा। ये नतीजे बताते हैं कि कई सीटों पर एक वोट कितना निर्णायक साबित हुआ। बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब अगला राजनीतिक टारगेट साफ कर दिया है, पश्चिम बंगाल। दिल्ली में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि जैसे गंगा बिहार से बहकर बंगाल पहुंचती है, वैसे ही बिहार की यह जीत बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता बनाएगी। उन्होंने साफ संदेश दिया, अब बंगाल से भी जंगल राज हटेगा। बिहार में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है और एनडीए 200 से ज्यादा सीटें ले गया। इस जीत ने भाजपा कार्यकर्ताओं को तमिलनाडु, केरल और बंगाल में नई ऊर्जा दे दी है। हिंदी सिनेमा की दिग्गज अदाकार कामिनी कौशल के 93 साल की उम्र में निधन के बाद उनकी जिंदगी के कई किस्से फिर चर्चा में हैं। दिलीप कुमार और कामिनी कौशल का रिश्ता उस दौर की सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाली कहानियों में से एक था। फिल्म शहीद के सेट पर दोनों करीब आए, लेकिन कामिनी पहले से शादीशुदा थी और शादी भी बेहद जटिल परिस्थितियों में हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपनी बड़ी बहन के पति से विवाह किया था। यही वजह थी कि दिलीप साहब और कामिनी का रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका। उनकी कहानी आज भी बॉलीवुड के इतिहास का अहम अध्याय मानी जाती है। भारतीय 20 क्रिकेट में नया इतिहास लिख दिया है 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने। जी हां, इस नन्हे तूफान ने रोहित शर्मा जैसा दिग्गज रिकॉर्ड तोड़ दिया। यूएई के खिलाफ राइजिंग स्टार्स मैच में सिर्फ 32 गेंदों में सेंचुरी ठोककर सबको हैरान कर दिया। 42 गेंदों में 144 रन, 11 चौके, 15 छक्के, यानी चौको छक्कों की बरसात। इस लिस्ट में उर्विल पटेल और अभिषेक शर्मा 28-28 गेंदों की सेंचुरी के साथ टॉप पर है। ऋषभ पंत भी चमके हैं, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा आज वैभव पर है, क्योंकि 14 साल की उम्र में ऐसा कमाल भारतीय क्रिकेट ने शायद ही देखा हो। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि ये बच्चा नहीं, क्रिकेट का सुपर कंप्यूटर है। मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स में वैभव ने 32 गेंदों में शतक ठोककर इतिहास हिला दिया। कुल 42 गेंदों में 144 रन, 15 छक्के, 11 चौके। ऐसा तूफान 20 में बहुत कम देखने को मिलता है। वैभव 20 इतिहास के इकलौते खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 35 या उससे कम गेंदों में 2 शतक लगाए हो, एक आईपीएल में, एक इंटरनेशनल लेवल पर। 14 साल की उम्र और ऐसे कारनामे। लग रहा है भारत को नया हिटमैन मिल गया है। चेन्नई में कल दोपहर बड़ा हादसा टल गया। भारतीय वायुसेना का एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट अचानक तकनीकी खराबी के बाद उपलम की खाली जमीन पर क्रैश लैंड हो गया। पायलट ने समय रहते खुद को इजेक्ट कर लिया, जिससे उसकी जान बच गई। जैसे ही पायलट जमीन पर उतरा, स्थानीय लोग दौड़कर पहुंचे और तुरंत मदद की। करीब 30 मिनट बाद वायुसेना का हेलीकॉप्टर मौके पर आया और पायलट को एयरबेस ले जाया गया। यह घटना बताती है कि ट्रेनिंग मिशन कितने जोखिम भरे होते हैं और हमारे पायलट हर दिन कितनी बहादुरी से चुनौती
कठिनाइयों का सामना करते हैं। सोने चांदी के बाजार में आज जबरदस्त हलचल देखने को मिली। सोना इंट्राडे में 5,000 रुपए तक टूट गया और 10 ग्राम का भाव फिसलकर 1,21,895 रुपए पर पहुंच गया। वही चांदी में 8,700 रुपए प्रति किलो की भारी गिरावट दर्ज की गई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों पर अनिश्चितता, अमेरिका में संभावित शटडाउन और मजबूत डॉलर इंडेक्स ने सोने पर दबाव बढ़ाया है। आर्थिक आंकड़ों की कमी से बाजार की धारणा कमजोर हुई और नतीजा सोना चांदी दोनों ही लुढ़क गए। निवेशकों के लिए यह बड़ा संकेत है कि ग्लोबल माहौल कितना तेजी से मार्केट को प्रभावित कर रहा है।